केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय है। शेखावत ने शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में जिला समन्वय समिति की बैठक ले आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए। वे आपातकाल एक काला अध्याय के विषय पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। संगठनात्मक बैठक भी ली। शेखावत ने कहा कि 1975 में देश में आपातकाल की घटना लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है। इसके लिए कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। शेखावत ने कहा कि आपातकाल में मीसाबंदियों एवं डीआरआई बंदियों ने नागरिकों के अधिकारों को पुनः दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कई यातनाएं सही। उन्होंने कार्यकर्ताओं की ओर इशारा कर कहा कि ये जो नई पीढ़ी के जो हम सब कार्यकर्ता बैठे हैं, जो आज की इन अनुकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, छोटी सी विपरीत परिस्थिति होते हुए शायद हम अपना आपा खो देते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं, हम लोगों के सामने अपनी शिकायत बताने लग जाते हैं। उन्हें इन कार्यकर्ताओं की तरफ देखना चाहिए जिन्होंने अपना घर परिवार और नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जेल की सलाखों में अनिश्चित काल के लिए गए। तब यह भी पता नहीं था कि जेल से बाहर कब निकलेंगे भी या नहीं। इस तरह संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें आज आपातकाल के समय के कार्यकर्ताओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जहां न पद की आकांक्षा थी और न ही उपेक्षा की। केवल मन में संकल्प और विचार था कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी आहुति दी है, जिन्होंने अपने जीवन और जवानी को समर्पित किया है, उनके समर्पण को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देश में वापस उस तरह का राजतंत्र स्थापित नहीं होने देंगे। शेखावत ने अंत में कार्यकर्ताओं के हाथ खड़े करवाकर उन्हें अब न रुकेंगे, न झुकेंगे और न थकेंगे का संकल्प दिलाया। उन्होंने मीसाबंदियों का सम्मान भी किया। शेखावत ने अपने उद्बोधन में बताया कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 2014 में हम सबके परिवार में एक ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जिसने आज दुनिया में भारत को अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भीलवाड़ा प्रवास के दौरान भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि फोन टैपिंग मामले में मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे भगोड़ा कहा जा रहा है, लेकिन भगोड़ा उसे कहा जाता है जिसे पुलिस समन दे और वह न आए, या फिर कानून ने सजा दी है और वह सजा पूरी न काटे। मेरे खिलाफ न तो कोई मामला दर्ज है और न ही मैं किसी प्रकार की जांच से डरता हूं। महेश जोशी जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि मैं अपने खिलाफ हर जांच के लिए तैयार हूं और दिल्ली पुलिस की बात नहीं, मैं तो राजस्थान पुलिस पर भी पूरा भरोसा करता हूं। शेखावत ने कहा कि फोन टैपिंग बिना शासकीय अनुमति के हो ही नहीं सकती और यदि ऐसा हुआ है तो मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और यदि इसमें राज्य सरकार दोषी पाई जाती है तो उसे कुर्सी छोड़नी होगी। राजस्थान पुलिस मुझे प्रोटोकॉल दे रही है। मैं 2 दिन से राजस्थान में हूं और अगले 2-3 दिन भी राजस्थान में रहूंगा। मैं वाइस सैंपल देने को तैयार हूं। बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि बीजेपी अनुशासन में काम करने वाली पार्टी है और समय आने पर सब साफ हो जाएगा। कांग्रेस सहित अन्य किसी पार्टी को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। भीलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रिजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। नेता आदरणीय सुभाष बहरिया जी, न थकने का अधिकार है, न ठहरने का अधिकार है और न मांगने का अधिकार है। काम करने की आवश्यकता। और आज हमारी जिम्मेदारियां, जैसे मैंने कहा, कि कई गुना बढ़ी है। और जिस तरह से आज बिना किसी आधार के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को जो है उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, बिना किसी आधार का और उनको पर लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस सब का नेतृत्व राजस्थान से हो रहा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का और विशेष रूप से भारतीय जनता भारत में नित्य प्रतिदिन समाचार छपते थे। नित्य प्रतिदिन भारत में किसी न किसी बड़े स्कैम के समाचार आते थे। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। इस तरह के अखबार, एक घोटाले की चर्चा समाप्त होती थी, उससे पहले दूसरा घोटाले की चर्चा छपने लगती थी। जमीन के अंदर कोयले से लेकर के आकाश में हेलीकॉप्टर और तरंगों, आकाशीय तरंगों तक में घोटाले किए गए, उसके समाचार देश के अखबारों में पढ़ते थे दुनिया के। और आज जो पूजनीय लोग हम सब लोगों के बीच में बैठे हैं, निश्चित ही इन लोगों को सचेतक महेश जोशी जी ने दिल्ली की पुलिस के सामने करके मामले में दिल्ली तलब किया। तब पीसीसी के दफ्तर में पीसीसी चीफ के सामने उन्होंने जिस तरह का, मैं आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राजस्थान की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि टेलीफोन टैपिंग जो है देश में गंभीरतम और दुनिया में गंभीरतम अपराध की श्रेणी में रखा गया, और लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। इतिहास जानता है, इतिहास गवाह है कि अमेरिका में
राष्ट्रपति निक्सन को महाभियोग के द्वारा केवल वाटरगेट कांड के कारण से हटाया गया। इस देश में 1980 के दशक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार इसी कारण से गई और ठीक उसी तरह से राजस्थान की सरकार जिस तरह से अघोषित रूप से, अवैधानिक रूप से, वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लोगों का टेलीफोन टैप कर रही है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और मैंने इसीलिए ये कहा कि ये जो घबराहट, ये जो बौखलाहट, ये जो खिसियाहट और ये जो खींच महेश जोशी जी के और आदरणीय डोटासरा साहब के शब्दों में दिखाई दे रही है, उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई दे रही है, ये बेवजह नहीं है। महेश जोशी जी कानून के ज्ञाता हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार का दोष सिद्ध होगा और राजस्थान की अशोक गहलोत साहब की सरकार को जाना ही पड़ेगा। ये बात अशोक गहलोत साहब भी जानते हैं और ये बात महेश जोशी जी भी जानते हैं और इसीलिए ये खिसियाहट बौखलाहट जो है वो दिखाई दे रही है, ये अनायास नहीं है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही न्याय होगा और निश्चित ही इस पर कार्रवाई होगी और इसकी जांच जब होगी, उस जांच में यदि यह साबित होता है कि यह अशासकीय तरीके से या शासकीय आदेश के बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए हुए यदि ये रिकॉर्डिंग हुई है तो ये गंभीरतम अपराध है। और यदि जो है घोषित जो कानून व्यवस्था है, विधिकीय व्यवस्था है, उसका पालन करके भी किया गया है तो इनको किन किन लोगों ने षड्यंत्र करके यदि सही है तो लीक किया है, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। ये दोनों ही परिस्थितियां इस लोकतंत्र के लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है और इसी के लिए मैंने ये मुकदमा भी दर्ज कराया और मैं अपेक्षा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे कि ये होगा। एक जो सर महेश जोशी जी कह रहे हैं आपके वॉइस राजस्थान पुलिस को भी देने को तैयार है, वॉइस सैंपल देना। कल माननीय महेश जोशी साहब ने कहा और उन्होंने जो है वहाँ पीसीसी में कहा कि गजेंद्र सिंह भगोड़ा है। मैं आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। भगोड़ा की डेफिनेशन आप दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में उठा करके देख लीजिए और भारत की कानून संहिता, दंड संहिता में भी उठा करके देख लीजिए। भगोड़ा दो तरह से व्यक्ति हो सकता है, एक तो पुलिस उसको संबंध दे और उस संबंध की तिथि पर वो न आए और अकारण जाकर जो है कहीं छुपे, वो भगोड़ा हो सकता है। और दूसरा कि कानून ने जिसको सजा दे दी और वो उस पूरी सजा को पूरे किए बिना कानून की शिक्षा जो है परिधि से बाहर चला जाए, उस सजा का पूरा भुगतान न करे, वो भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। भगोड़ा होता है, मफरूर होता है, जो है एब्सकंडर होता है या फिजिटिव होता है। सर मेरा सवाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वॉइस सैंपल कि राजस्थान की सरकार ने जिस मुकदमे के बाद चर्चा और जिस वॉइस सैंपल मांगने की चर्चा आदरणीय महेश जोशी जी ने की थी, वो मुकदमा उन्होंने सिलेक्शन की धारा में दर्ज किया और 15 दिन बाद में उस मुकदमे को विड्रॉ कर दिया। अब विड्रॉ करने के बाद में उस मुकदमे में राजस्थान की पुलिस अगर उनसे सैंपल मांगती है तो मैं देने को तैयार। राजस्थान की पुलिस, मैं तो कहना चाहता हूं कि भगोड़े, एक तरफ तो दिल्ली की पुलिस उनको तलब कर रही है और वो नहीं जाने के लिए 65 साल की उम्र के बयान जो है बहानेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मुझे तो राजस्थान की पुलिस जो है प्रोटोकॉल दे रही है। राजस्थान के जिले का अधिकारी, आपके जिले का एसपी मुझे प्रोटोकॉल में कल मिलने के लिए आया था। राजस्थान की पुलिस मेरी सुरक्षा कर रही है। मैं 3 दिन पहले भी राजस्थान में था, आज भी राजस्थान में हूँ, अगले 2 दिन भी राजस्थान में होऊंगा। राजस्थान के किसी भी जिले की पुलिस को अगर मुझसे पूछताछ करनी है, वॉइस सैंपल देना है, मैं बिल्कुल जो है मुझे आए, मैं सहर्ष उनके साथ में जो है खड़े होकर के बातचीत करने के लिए तैयार। देखिए, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है यदि पुलिस इसका ठीक से जांच करेगी, दिल्ली पुलिस, और इसको लॉजिकल एंड पर लेके जाएगी तो राजस्थान की सरकार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जनता के सामने वो खड़े नहीं रहेंगे। सर, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ में काम करने वाली पार्टी है। जो लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी ने स्पष्ट संदेश अभी 2 दिन पहले अपनी बातचीत में किया था। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपराएं नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को पहले कोई व्यक्ति खुद अपने आप में स्वघोषित उम्मीदवार हो जाए और कांग्रेस के लोगों को तो इस बारे में चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन सरकार सत्ता में आई है उससे पहले दिन से सब जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले दिन से कांग्रेस पार्टी आपसी विग्रह का शिकार है। जो टेलीफोन टैपिंग की चर्चा आपने की वो केवल मैं ही नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी कर रहे हैं। कभी लाखन मीना बोलते हैं, कभी कोई और बोलते हैं, कभी कोई तीसरे बोलते हैं। वो कहते हैं
और सब अपने गिरेबान में झांक करके देखे तो सारे विधायक और अभी जो मंत्री के पद की कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं कि किस किस का टेलीफोन कहाँ कहाँ कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं। मुख्यमंत्री विस्तार न हो इसके डर के मारे दुबक करके पिछले 12 महीने से कमरे में बंद होकर के बैठे। मुख्यमंत्री किस तरह के बहाने बना रहे हैं हम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि कोरोना के बाद में अभी 2 महीने तक मैं और बाहर नहीं हूँ। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों को इस दुख का सामना, इस तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा, अनेक डॉक्टर्स को करना पड़ा होगा, अनेक इसमें 3 विधायक या 3 पूर्व विधायक मिलकर के कोई बयान दे जो भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के रूप में नहीं होगा। तो जो लोग भी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं या कर रहे हैं, इन सबको भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप उन सबसे निश्चित रूप से उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। इसमें सनद रहे, इसमें किसी तरह की किसी को भी कोई गलतफहमी रखने की आवश्यकता ही नहीं। खास करके अगर मेरी भूमिका को कहीं उनको जानकारी लेनी हो या और किसी से लेनी हो उसको करें। उस एसीबी के मुकदमे में जो मुख्य अभियुक्त थे पूरे पीछे खंगाल करके फोटो ना मुख्यमंत्री के साथ में चाय पीते हुए दिखाई दे। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, विशाल देश है। और हम सब जानते हैं कि भारत में ये लगभग 18-20% हिस्से में हर साल बाढ़ आती है, 18-20% हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी कल्पना की थी। उसके लिए एक जो है वो टास्क फोर्स बनाई गई थी सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में। दुर्भाग्य से उस समय अटल जी की सरकार चली गई और यूपीए की सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब 7 वर्ष पूर्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हमने उसको गति प्रदान की। 31 लिंक पूरे देश में ऐसे आइडेंटिफाई किए जहाँ पानी जो है बेसिन ट्रांसफर किया जा सकता है, सरप्लस से डेफिसिट बेसिन में। उन नदियों के जो है नदियों को जोड़ने की परिकल्पनाओं के ऊपर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारे के सारे 31 लिंक की बना दी। 5 प्रायोरिटी लिंक जो आइडेंटिफाई किए थे, उन 5 प्रायोरिटी लिंक के जो है DPRs कंप्लीट हो गई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जल राज्य का विषय है भारत के संविधान के अनुरूप, इसलिए नदियों के जल के बारे में एकीकरण के बारे में समझौता राज्यों की सरकारों को करना है। दुर्भाग्य से राज्यों की सरकारें उस बारे में निर्णय नहीं कर पाती। लेकिन मैं आप सब लोगों को गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि पिछले लगभग 10 साल से जो 15 साल से लंबित विषय था, बुंदेलखंड का हिस्सा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है, जो वर्षों से पास प्यासा है, उस बुंदेलखंड के हिस्से की प्यास बुझाने के लिए केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाए। भारत में इंटरलिंकिंग के पहले प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार, इन तीनों के बीच में सहमति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह जी और योगी जी दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने किया है और देश के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि शीघ्र ही उस परियोजना पर काम प्रारंभ हो जाएगा और हम सब देश में एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ। सर, ये कितने करोड़ की योजना, कितने किलोमीटर की? ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की योजना अनुमानित की गई और इसमें लगभग 60 लाख लोगों को पेयजल के लिए जीवन पर हमेशा के लिए गारंटी जो है सुविधा होगी और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन जो है नई सिंचाई के तहत करेगी। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जो वाटर पास है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ किसान के खेत को सिंचाई के लिए और पीने का सामान्य मानवी को पीने का पानी सुलभ हो सकता है। सर, स्टेट और सेंट्रल का किसान जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ऐसी सारी नेशनल प्रोजेक्ट्स में 60-40 का हिस्सा होता है, लेकिन इसको रिकंसिडर करने के लिए हम अभी तैयार हैं। एक सर, ये जो DPR पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।